हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं एक सहाफ़ी था और हर बार मुझ तक कोई ना कोई खबर पहुंचती रहती और मैं फौरन अपनी टीम समेत कैमरा लेकर उस वक़ुआ पर पहुंच जाता था और वहां रिपोर्टिंग करता था। लेकिन इस बार जो खबर मुझ तक पहुंची थी वो वाकई एक दिलखराश खबर थी, जिसको सुनकर तो मैं खुद काफ़ी देर तक सकते में आ गया था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये तो सुना था कि मासूम कमसिन लड़कियों के साथ जुल्म होता है, इन्हें फहश अड्डे पर लेके जाते हैं और इनसे गलत काम करवाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार सुना था कि कमसिन लड़कियां खुद चलकर ऐसे फहाशी के अड्डे पर जाएं और अपनी मंशा और मर्जी से। मेरे लिए ये बहुत ही किसी तौर पर मानना आसान नहीं था। भला मासूम बच्चियां, वो भी सिर्फ और सिर्फ 13 से 15 साल की। मेरे साथ मौजूद मेरा एक सहाफ़ी दोस्त भी इस केस को हैंडल कर रहा था। जब उसने मुझे इस केस का खुलासा बताया तो मेरा जहन बिल्कुल भी मानने को तैयार न था। मैंने फौरन सर झटक कर उसे खामोश करवा दिया। मैं कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये तो मासूम बच्चियां हैं, कच्चे जहन की। इन्हें तो इन सब कामों का, इन सब बातों का पता तक नहीं होगा। यकीनन इनके साथ जबरदस्ती की गई है। कुछ तो ऐसा हुआ है इन बच्चियों के साथ कि वो इस नौबत तक पहुंची। आखिर को मैं खुद भी बहन बेटियों वाला था। भला कैसे एकदम से इतना बड़ा फैसला कर सकता था। इस फहाशी के अड्डे के बारे में इल्म हो चुका था, इसलिए जल्द ही हमने अपना हुलिया आम लोगों की तरह किया और इस फहाशी के अड्डे पर गाहक के तौर पर चले गए। हमने अपने तमाम तर इंतजामात कर लिए थे और सोच लिया था कि इन गुनाहगारों को कैसे रंगे हाथों पकड़ना है। हमने बाकायदा मखसूस कैमरे अपने कॉलर और कफ लिंक्स पर लगा रखे थे। मुझे तो हैरत इस बात पर हुई थी कि आखिर इतनी मासूम बच्चियां अगर आई हुई हैं तो इनके बारे में किसी भी तरह की रिपोर्टिंग सामने क्यों नहीं आई। बहरहाल वो फहाशी का अड्डा लाहौर के एक तारीख हिस्से में मौजूद था। देखने में तो वो एक गांव था। गांव का नाम क्या था वो यहाँ पर बताता मुनासिब नहीं लगता, मगर इस गांव को देखकर कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता था कि इस गांव से आगे जाते ही कैसा घिनौना खेल शुरू हो जाया करता है। एक पल को तो मुझे यूं लगा जैसे हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। वहां पर सूरत हाल बिल्कुल ही नॉर्मल थी, मगर जैसे जैसे हम इन गलियों से होते हुए आगे को जाने लगे कि तभी कुछ दूरी पर एक शख्स खड़ा मिला। मेरे दोस्त ने मुझे इशारा किया। सब कुछ उसी ने तय किया था। हम अपनी गाड़ी से उतरे। हमने खुद को गाहक ही जाहिर किया था। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो इसने कुछ दूरी पर ही हमें रुकने का इशारा किया। इसका हर अमल बड़ा ही पुरतजस्सुस था और हम इसके एक एक एक्शन को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रहे थे। धीरे धीरे हम इसके पीछे चलने लगे। कुछ दूरी पर आगे जाते ही जब वीराना आया तो वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। बाकायदा तौर पर अलेक्स लैक के बाद कहने लगा कि किस तरह का माल चाहिए आपको, कैसा ब्रांड पसंद करते हैं आप। वो दो मायने अल्फाज में बात कर रहा था। मेरे वजूद ने तो एक पल को झुरझुरी से ली थी, और वो भी तो पैदा करने वाली एक औरत थी। मगर उसके बावजूद औरत जात को वो ब्रांड और माल से तशबीह दे रहा था। बहरहाल इस वक्त अपनी ड्यूटी पर थे हम और इन लोगों से राज उगलवाने के लिए ही आए हुए थे। अगले ही पल मेरा दोस्त अपने मुंह में पान चबाते हुए बोला कि बस लड़की कमसिन होनी चाहिए, खूबसूरत और जवान हो। इससे ज्यादती तो बस हम और कोई ज्यादा डिमांड नहीं करते। वो लड़का अगले पल हंसा, सिगरेट सुलगाकर अपने मुंह में डालकर धुआं का मरगोला बनाया। हवा में उड़ाने के बाद बोला कि भाई साहब फिक्र ही मत करो, हमारे पास 12 साल से लेकर 25 साल तक की हर तरह का ब्रांड मौजूद है। जो कहोगे वही हाजिर हो जाएगा, मगर हाँ, जितनी कम उम्र होगी पैसा इतना ही ज्यादा लगेगा। हम इसकी हर एक बात को सुन रहे थे। वो खुद भी कोई बूढ़ा ना था, बल्कि 35 से 40 साल का उम्र का शख्स था जो हमसे डील कर जा रहा था। कुछ ही देर बाद हम एक घर के बाहर पहुंचे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो हम घर में दाखिल हो गए। बाहर तो घर के बिल्कुल घुप अंधेरा था। रात के 12 बज रहे थे, मगर घर के अंदर आते ही तो पूरा घर रोशनियों से नहाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर अलग ही रौनक छाई हुई है। वो हमें एक कमरे में ले गया। एक कमरे में ले जाकर उसने हमें सोफे पर बिठाया। हमारे लिए लाज़िमात पेश किए, जूस लाया गया, मगर मैंने और मेरे दोस्त ने पीने से इनकार कर दिया। हमारी बाकी की टीम धीरे धीरे अपने जगह पर पहुंच चुकी थी। मुकम्मल तौर पर इस घर को हमने घेरे में ले लिया था, मगर इतनी चालाकी से कि उन लोगों को कानो कान खबर तक न हुई। कुछ ही देर बाद इस घर का या फिर इस फहाशी के अड्डे का इंचार्ज वहां पर आया। हमारे सामने बैठकर उसने अपने साथ आए हुए ख्वाजा सरा किस्म के लड़के को इशारा किया, जो कि अपने जलवे दिखाता वहां से चला गया। हम अपने आप को नॉर्मल रखे हुए थे। मुझे तो सिगरेट के धुएं से भी अजीब सी कुफ्त महसूस होती थी।
मगर इस वक्त मैं वहां पर यूं बैठा था जैसे ये सब कुछ मेरे लिए आम सी बात हो। कुछ ही देर बाद वहां पर वो ख्वाजा सरा वापस आया और उसके आते ही लड़कियों की एक कतार कमरे में दाखिल हुई। चमकीले भड़कीले कपड़े, नीम अरियां वजूद, बारीक कपड़ों से छलकते इनके वजूद एक कतार में सामने आकर खड़े हो चुके थे। वहां पर तकरीबन 8 लड़कियों को बुलाया गया था और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन 8 लड़कियों की उम्र 12 से 17 साल के दरमियान थी। इन लड़कियों ने अपने चेहरों को मुकम्मल मेकअप से भरा हुआ था। वो इस कदर तैयार थी और अपनी चाल ढाल में लचक ला चुकी थी कि यूं लग रहा था जैसे वो कमसिन मासूम बच्चियां नहीं बल्कि 25 से 30 साल के दरमियान की कोई लड़की हो। मैं तो हैरत से इन बच्चियों को देख रहा था। इनके चेहरे पर मुस्कुराहटें थी। वो अपनी अदाओं से हमें अपने बस में करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मेरा तो वजूद कांपने लगा था। मुझे इन मासूम बच्चियों पर तरस आ रहा था। अगले ही पल वहां पर बैठा हुआ शख्स वो कहने लगा कि बताएं कौन सी लड़की चाहिए। हर लड़की की कीमत अलग है। मैं तो सोच रहा था कि लड़कियों की आंखों में किसी किस्म की बेबसी होगी, वो रो रही होंगी, मगर वो तो सभी हंसी खुशी वहां पर खड़ी थी। मैं सोफे से उठकर एक नजर लड़कियों को बगौर देखने लगा। इन लड़कियों की आंखों में देख रहा था, कहीं कोई बेबसी, कहीं कोई पछतावा मुझे नजर नहीं आया था। कि जब मैं चलते चलते वहां के मालिक के पास पहुंचा, अगले पल मैंने उस इंचार्ज को गिरेबान से पकड़ा था और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। मेरे थप्पड़ के लगते ही मेरा दोस्त दूसरा भी खड़ा हो चुका था। आवाज सुनकर बाहर से आने वाले शख्स को भी गिरेबान से पकड़ लिया। इस तरह हर सू अफरा तफरी मच गई थी। हमारी टीम ने इस पूरे अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया था। वहां का इंचार्ज तो रंगे हाथों हम पकड़ ही चुके थे। हमारी टीम दीवारें फलांकर अंदर आकर दौड़कर दाखिल हो चुकी थी। वहां पर मौजूद जितनी भी लड़कियां थीं सभी चीखने चिल्लाने लगी, मगर हमारी टीम के लोगों ने इन लड़कियों को बहिफाजत वहां से ले जाना शुरू कर दिया। इन लड़कियों को अपने साथ लाई गई, गाड़ी में बिठाया गया। वहां के इंचार्ज और उसके साथी तो बौखलाए हुए थे। उसे तो खबर ही नहीं थी कि यूं इसके फहाशी के अड्डे पर छापा पड़ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। मेरे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने वहीं पर कई थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे थे और कहने लगा कि तुम्हें एक मर्तबा भी शर्म नहीं आई? तुम तो इंतहाई घटिया इंसान हो। मासूम बच्चियों को अगवा करके यहाँ लाते हो और फिर इनसे जिस्म फरोशी का काम करवाते हो। मेरी बात सुनकर वहां का इंचार्ज कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है, ये लड़कियां खुद चलकर मेरे पास आई थी, मगर मैं इसका मुंह दबोच चुका था। इनको वहां से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन लड़कियों से भी पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी, मगर चूंकि पुलिस ऑफिसर भी मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा कि बाकी के मामला तुम देख लो, जबकि इन लड़कियों से पहले तमाम तर सवाल जवाब मैं खुद करूंगा। न जाने वो लड़कियां कहां कहां से आई थी। चाहता था कि एक मर्तबा फिर इन लड़कियों से बात करूं। मैं जैसे ही इस गाड़ी की जानिब बढ़ा जिसमें हमने इन लड़कियों को बैठाया था, तो मुझे इन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। वो हमारे साथ आई, हमारी टीम का हिस्सा लेडीज के साथ बदतमीजी कर रही थी। वो खुद को इनसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कोई किसी लड़की के हाथ पर काट रहा था तो कोई उनको अपने आप को छुड़वाने की भरपूर कोशिश करते हुए कह रही थी कि हमें जाने दो। तुम होती कौन हो हमें पकड़ने वाली? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम्हें किसने इजाजत दी कि हम पर अपनी हुक्मरानी दिखाओ? हाँ, अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। मेरे तो कानों से जैसे धुआं निकला था। ये लड़कियां तो बाजियाब होने के बावजूद खुद मुंह से बोलकर कह रही थी कि वो खुद यहाँ चलकर आई हैं। मुझे देखकर वो लड़कियां सहम चुकी थी, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने मेरा गुस्सा वहां पर देख लिया था। वो गाड़ी इन लड़कियों को मेरे घर ला चुकी थी। वो 20 के करीब लड़कियां थीं, जो कि इंतहाई कम उम्र थीं। बाकी की खवातीन तो पेशावराना थीं। इन्हें तो फौरन वहीं से जेल में डाल दिया गया था, जबकि इन मासूम बच्चियों को मैं इस वक्त हवालात में कैद नहीं रखना चाहता था। यही चाहता था कि जैसे तैसे करके इनको महफूज तरीके से इस केस से निकलवा कर इनके घर तक पहुंचा दूं, जिससे इनकी ना वालदैन की ना किसी की बदनामी हो और ये बच्चियां भी इस दलदल से निकल सकें। क्योंकि एक औरत की इज्जत क्या होती है मैं बखूबी जानता था। मैंने इन 20 लड़कियों को अपने घर में मेहमान ठहराया। अपने घर में काम करने वाली मुलाजमा से कहा कि इनके हुलिये दुरुस्त कीजिए, इनके लिए नॉर्मल कपड़े ला कर दिए। जब मैं अपने इस कमरे में दाखिल हुआ तो वो 20 लड़कियां सहमी हुई बैठी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का चेहरा देख रही थी। इनका यूं परेशान होकर देखा तो मैं गला खंकार कर कहने लगा कि देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अब महफूज हाथों में आ चुकी हो। अब कोई भी तुम लोगों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। बहुत जल्द ही तुम लोगों को घर वापस ढूंढ कर तुम लोगों के इनके पास भेज दिया जाएगा। मैं अभी इतना ही कह रहा था कि तभी इन लड़कियों में से एक लड़की रोते हुए बोली कि हम पहले दलदल से निकलकर बड़ी मुश्किल से इस जिंदगी में लौटे और अब आपकी वजह से एक मर्तबा फिर वही तकलीफ दे जिंदगी जीनी पड़ेगी। आखिर किसने कहा था आपको कि हमें वहां से निकालें? हमने तो अभी अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना शुरू की थी, मगर आपने आकर सब कुछ तबाह कर दिया। जब हम कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से वहां पर मौजूद थे, तो आपको ये हक किसने दिया
कि हमसे हमारी खुशियां छीनते। खुद तो आप बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, अच्छे अच्छे खाने खाते हो, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, तो फिर अपनी जिंदगी एंजॉय करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? उसी की देखा देखी बाकी लड़कियां भी यही बात कहने लगी थी। वो लड़की जो ये बात कर रही थी उसकी उम्र 14 साल थी, जो अपने आंसू भी साफ कर रही थी और मुझे कोस भी रही थी। मैंने गहरी सांस खारिज की और कुर्सी से उठा और उनके सामने बैठ गया। मुझे अपने दोस्त की बात अब सच सच लगने लगी थी। मैं कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम सभी अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो, क्या ये बात सच है? वहां मौजूद सभी लड़कियों ने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी कि हाँ बिल्कुल, हमें ना किसी ने ही अगवा किया है, ना ही किसी ने जबरदस्ती की थी, बल्कि हम खुद अपनी मर्जी से चलकर यहाँ तक आई थी। इससे अगला सवाल मेरा ये था कि तुम लोग मासूम बच्चियां हो, आखिर उम्रें क्या है तुम्हारी? कोई लड़की बोली कि मैं 13 साल की हूँ, कोई बोली 14 साल की, कोई कहने लगी कि अगले माह 15 की हो जाऊंगी। किसी का कहना था कि मैं जब यहाँ आई थी तो 14 साल की थी, अब मेरी उम्र 16 साल है। वहां पर सबसे कम उम्र लड़की 13 साल की थी, जबकि सबसे बड़ी उम्र की 17 साल। और मैं हैरत से इन बच्चियों को देख रहा था जो अपनी उम्र से पहले बड़ी हो चुकी थी। मैंने सबसे एक ही सवाल किया कि तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंची, क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? लोग इज्जत को तरसते हैं, तुम आखिर किसने तुम लोगों को इस जानिब राग़िब किया? मेरी बात सुनकर वहां मौजूद एक लड़की अपनी दास्तान सुनाते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ और मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी के बाद वो मुझसे बात करना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करते मुझे। काम से घर वापस आते तो अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते। उनके जाते ही सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती, ना ही मुझे पैसे दिए जाते और ना ही मेरी ज़रूरियात पूरी की जाती। अगर अब्बा से पैसे मांगती तो वो भी झड़क कर रख देते, दूर कर देते। मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाया करती, मेरे पुराने कपड़े पहने देखकर तो वो मुझ पर तंज करती, तो मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त ना होता। एक रोज मैं यूं ही बैठी हुई फिल्म देख रही थी जिसमें एक लड़की अपनी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये तरीका अपनाती है, लड़कों से दोस्तियां करती है। मैंने भी ठान ली कि मेरे बाप को जब मेरी परवाह नहीं, माँ तो मेरी मर चुकी है, इस घर में जब मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं भी अब अपनी जरूरतें यूं ही पूरी करूंगी। ये सोचते हुए मैंने तैयार रहना शुरू कर दिया। ट्यूशन के बहाने मैं घर से निकल आती और तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ सड़कों पर फिरती। वहीं पर मुझे मेरी एक सहेली ने इस अड्डे के बारे में बताया। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही थी। लोग इसे मजबूरी समझते हैं, मगर मैं खुशी से यहाँ आई। आने के बाद मैंने अपनी इज्जत कई हजारों रुपए के बदले बेच दी और अब यहाँ आने के बाद मुझे इतने पैसे मिलते हैं कि मैं अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ। मगर आपने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। इस लड़की की बात पर मैं जितना हैरान होता उतना कम था। अपने माँ बाप की गफलत सहकर वो बच्ची फिल्म देखकर इस गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। ये क्या था? इस बच्ची का कच्चा जहन जिस पर इस फिल्म ने ऐसे असर किया था। मैं दूसरी लड़की की जानिब मुखातिब हुआ तो वो कहने लगी कि मैं एक अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, ना ही मुझे पैसों की कमी थी और ना ही किसी और चीज़ की। हमारे ख़ानदान वाले बड़े शरीफ और नेक लोग थे, मैं भी इन्हीं की तरह थी। मगर फिर वक्त के साथ साथ अब्बा से फरमाइश करके मैंने एक मोबाइल ख़रीद लिया। मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करना तो आम सी बात थी। इंटरनेट पहले तो फ़कत पढ़ाई और तफरीह के लिए इस्तेमाल करती, मगर फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान गलत मवाद की जानिब गामजन होने लगा। इसके बाद तो मैं ऐसी बहकी कि वापस पलटना मेरे लिए दुश्वार हो गया। मैंने लड़कों से दोस्तियां करना शुरू कर दी। जब मेरे वालिद को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझ पर बहुत मारा, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि वो मुझसे तमाम तर ज़रूरियात छीन लेंगे, मेरी पढ़ाई भी बंद कर देंगे। इनकी पाबंदियों के डर से मैं घर से भाग गई और इस अड्डे पर चली आई, जहाँ पर रहते हुए मैंने अपना नाम और रंग ढंग भी बदल लिया है। मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी हुई है, जिस्म फरोशी का काम भी करती हूँ और अयाशियाँ भी करती हूँ। मुझे यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं। सबसे बढ़कर यहाँ पुरसुकून है, जो कि मुझे मेरे घर में नहीं मिल सकता। मैंने गहरी सांस खारिज करके इस लड़की की भी बात सुनी। इसके बाद तीसरी लड़की, जिसकी उम्र 17 साल थी, कहने लगी, मैं बहुत गरीब थी, मेरा ताल्लुक पठान कबीले से है। मेरे अब्बा रेहड़ी पर छल्लियाँ बेचा करते थे, मगर गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। रोज वही रूखी सूखी रोटी और पानी में नमक मिर्च डालकर मुझसे नहीं खाया जाता। मैं अक्सर माँ से जिद करती कि मुझे गोश्त खाना है, मुझे नए कपड़े पहनने हैं, मगर मेरी अम्मा मुझे छिड़क कर चुप करा देती। एक रोज अम्मा से जब जिद की कि मुझे सूखी रोटी नहीं खानी और ये खाई भी नहीं जाती, कितना खराब आटा होता है, इससे बदबू आती है, तुम मेरे लिए मुर्गी लेकर आओ, मैंने आज मुर्गी का सालन खाना है। मेरी बात सुनकर अम्मा गुस्से से फट पड़ी, अपने आप को ही पीटते हुए कहने लगी कि जाकर मुझे बेच दे, मुझे बेचने के बाद जो पैसे मिले इससे खा लेना मुर्गी। अम्मी की वो बात सुनकर तो जैसे मैं फट ही पड़ी थी। कहने लगी कि तुझे पैसे बेचने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही खुद को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लूंगी। इस रात मुझे अम्मा ने बहुत मारा था।
जब मैं थका हारा घर आया तो अम्मा ने उसे भी बताया। उन्होंने मुझे बहुत मारा। अब्बा कहने लगा कि इसकी शादी करवा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत पर हर्फ आए, मगर मैं मौका देखते ही अब्बा की इस छोटी सी कुटिया से भाग गई और फिर जैसे तैसे यहाँ पहुंच गई जहाँ मेरे हुस्न की कदर थी। मैं गुर्बत भी अपनी माँ अब्बा के घर को छोड़ आई थी। और साहब, आप कहते हैं कि मुझे वापस मेरे माँ बाप के पास भेजेंगे? मैं तो मर जाऊंगी मगर वापस अपने वालिदैन के पास नहीं जाऊंगी। वैसे भी हमें देखकर वो हमें कत्ल ही कर देंगे ना। इन लड़कियों की कहानियां मुझ पर कई तरह के इंकिशाफात कर रही थी। वहां पर भी 20 लड़कियां मौजूद थीं और हर लड़की की अपनी ही एक कहानी थी। वो सभी मुझे अपनी अपनी रुदात सुना रही थी और मैं खामोशी से सुन रहा था। इन सभी बातों के पीछे की असल वजह वालिदैन की गफलत थी। आजकल के वालिदैन अपने रोजमर्रा के कामों में इतना मगन हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान देना ही छोड़ देते हैं। दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हर कोई बस पैसे कमाने के चक्करों में ही लगा है। उसे खबर ही नहीं कि इसकी औलाद क्या करती फिर रही है, उसकी जरूरियात क्या है। माँ बाप अगर अपने दिन का कुछ वक्त अपनी इन बच्चियों के साथ गुजारते तो शायद ये बच्चियां यहाँ तक न पहुंचती। कोई गुर्बत की वजह से यहाँ पर आया था और कोई अपने वालिदैन की गफलत की वजह से। कई लड़कियां जो यहाँ पर मौजूद थीं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थीं क्योंकि उनके पास मोबाइल था। मोबाइल पर फहश मवाद और लड़के लड़कियों की दोस्तियों को देखते हुए वो इस कदर आगे निकल गईं कि आज यहाँ पर मौजूद थी। उनके लिए पैसा ही सब कुछ था और पैसे की खातिर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपनी रुदात सुनाने के बाद वो लड़कियां रोने लगी थी। रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ गईं, हाथ जोड़कर कहने लगीं कि भले ही हमें जेल में डाल दो या हमें मरवा दो, मगर हमें हमारे घर मत भेजना। हमें एक मरतबा फिर से वो सब अजियतें नहीं सहनी। हमारे घर वाले हमें देखकर हमें जान से मार देंगे। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, मगर अब हम माफी मांगने का भी वक्त बाकी नहीं रहा। इनमें से एक लड़की रोती हुई ये सब बोली थी। उसकी देखा देखी बाकी लड़कियां भी रोने लगी, कहने लगी कि साहब जी, आपने कहा था कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। लेकिन इज्जत तो तब होती है कि जब उसकी इज्जत की जाए। जब घर में आते ही बाप मारपीट शुरू कर दे, हमें इस घर में सिवाय पड़े हुए फजूल सामान के और कुछ भी समझे ना, तो भला हम कहाँ से इज्जत के मुतलाशी रहे। लड़कियां रोते हुए गुजारिश कर रही थी कि हमें हमारे घर मत जाने देना, भले ही हमें दारुल अमान छोड़ दिया जाए। हम अपनी गलतियों पर तौबा करके अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे। मैंने इन सब लड़कियों की बात सुनी और इस कमरे से बाहर निकल आया। मेरा अपना दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। आखिर ये कमसिन बच्चियां इस नौबत तक कैसे पहुंची? कैसे उन्होंने अपने कच्चे मासूम जहनों में अपना जिस्म बेचने का इरादा कर लिया? आखिर ऐसा मवाद, ऐसी चीज इन तक कैसे पहुंची कि जहां से ये बात इन पर आश्कार हुई कि अगर वो अपना जिस्म बेचेंगे तो इन्हें इसके पैसे मिलेंगे। सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल और इंटरनेट था, जो कि कम उम्र में ही बच्चों के हाथ में आमतौर पर देखा जा सकता है। जहां मौजूद बच्चियां भी ऐसी ही थी जिनके पास इंटरनेट तो मौजूद था मगर सर पर कोई निगरान मौजूद नहीं था, और वह इंटरनेट की अफादियत के साथ साथ उसके नुकसानात भी उठाकर यहाँ तक पहुंच चुकी थी। बहरहाल, मैंने लड़कियों के असल नाम से दर्ज कोई रिपोर्टों को चेक किया जिनके केस भी बंद हो चुके थे। मैंने बहाने से तमाम तर लोगों के घर जाकर बजाते खुद जायजा लिया, इनका इंटरव्यू लिया और यही सवाल किया कि अगर आज आपकी बच्ची मिल जाए तो आप उसके साथ कैसा रवैया रवा रखेंगे। ये सुनकर तो वो फौरन ही मुश्तइल हो चुके थे। कहने लगे कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें तो लगता है कि मर चुकी होगी। अगर वापस पलट भी आई तो हम इसकी जैसी को अपने घर में रहने की इजाजत ही नहीं देंगे। ये जल्दबाजी और जज्बाती के फैसले थे जिसने आज कई लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया था। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर नजर रखें, इनसे अपना रिश्ता इस कदर मजबूत बनाएं कि आपकी मोहब्बत ही इनके लिए काफी हो। बहैसियत सहाफी, मैंने हर चीज की संगीनी को बारीक बीनी से महसूस करते हुए सोचा कि मैं इस कहानी के इख्तिताम पर तमाम वालिदैन को एक पैगाम देना चाहूंगा, क्योंकि ये पैगाम सिर्फ वालिदैन के लिए है। बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता है। बच्चे जिस भी राह पर चलते हैं उनके पीछे वालिदैन का ही हाथ होता है। कभी वालिदैन के तल्ख रवैये इन्हें इस डिगर पर चलने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी वालिदैन की लापरवाही इनका ये हाल कर देती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ भी इल्म नहीं होता है, और जो कुछ वो सीखता है सबसे पहले अपने वालिदैन से सीखता है और फिर इर्द गिर्द के माहौल से सीखना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आजकल हमारे इर्द गिर्द का माहौल इतना मायने नहीं रखता जितना कि सोशल मीडिया के असरात बच्चों पर नुमायां हो रहे हैं। दौरे हाजिर में इंटरनेट और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स से सभी कुछ वाकिफ हैं, जो हर घर की ज़रूरत भी है। सोशल मीडिया की वजह से हमारे मुस्लिम माशरे के ऊपर पड़ने वाले असरात पे अगर हम रोशनी डालें तो बिलाशुबा इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। सोशल मीडिया की बदौलत आज दुनिया गूगल विलेज बन गई है। इस ग्लोबल विलेज और बतदरीज सार्फिन में भी इजाफा होता जा रहा है।
اب معلومات کی فراہمی سے لے کر خبروں کی ترسیل بے حد آسان ہو گئی ہے، بشرط یہ کہ صارف صحیح معنوں میں باشعور اور بردبار ہو۔ مزید برآں حصول علم، تحقیق، تاثرات کا اظہار اور سماجی معاملات بھی انتہائی آسان ہو گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے غلط بیانی، مکر و فریب، سائبر کرائم، بلنگ، بچوں کا پڑھائی میں توجہ نہ ہونا، نیند کا پورا نہ ہونا، بچوں کی جسمانی سرگرمیوں میں عدم دلچسپی، میاں بیوی کے مابین خانگی مسائل کا پہلے کسی کو ہراساں کرنے کے لیے اس کا روبرو ہونا ضروری تھا، مگر اب آن لائن طور پر ہراساں اور بلیک میل کیا جاتا ہے۔ پھر نوجوان ان پر تمام چیزوں کے منفی اثرات جیسے خودکشی، رسوائی، انتقامی کارروائی، جنسی بے راہ روی جیسی بیماریاں نظر آتے ہیں۔ سخت سیکیورٹی لگانے کے باوجود ہماری ذاتی معلومات، تصاویر اور ویڈیوز باہر آ سکتی ہیں۔